जय मुरल सर, मेरा नाम शिवम गुप्ता है। मैं मोरल कंपनी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डील करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या है कि कृषि के लिए आपको पता होगा कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बहुत आवश्यकता होती है। हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हमें इन्वायरमेंट से अचीव हो जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें केवल आप अगर ऊपर का फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे तो पौधा उसको अवशोषण यानी उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। जैसे कि मैं बात करूं नाइट्रोजन का, अगर आप मान लिया अगर फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो अगर आप जब तक उसमें नाइट्रोजन नहीं देते हैं, एक तो नाइट्रोजन आपका हो गया फिक्सेशन, यानी जो सूर्य के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके माध्यम से, भाई बायोमंडल में तो नाइट्रोजन है लेकिन डायरेक्ट जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को अवशोषण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन के लिए उनको अलग से खाद देते हैं, अलग से फर्टिलाइजर भी प्रदान कराते हैं पौधों को, ताकि नाइट्रोजन के माध्यम से तना मजबूत रहे, पौधे हरे भरे रहें। भाई पत्तियां जो भी हरी होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन के माध्यम से ही होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमें क्या है कि अब हमें भूमि तैयार करनी है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये है, हम किसानों को हमेशा यही एडवाइस देते हैं कि आप भूमि का जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच वैल्यू जो है आप केवीके किसी विज्ञान केंद्र में जाकर उसकी जांच कराएं। आप अगर 4-5 जगह से मिट्टी लेते हैं और किसी विज्ञान केंद्र में जांच कराते हैं, आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है कि उस मिट्टी में कितनी मात्रा में किस चीज़ की कमी है, यानी नाइट्रोजन कितनी मात्रा में देना चाहिए, आप फास्फोरस कितनी मात्रा में देंगे, पोटास कितनी मात्रा में देंगे। अब हमें स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने पीएच वैल्यू निकाल ली। पीएच वैल्यू मान निकालने के बाद जो भी वहाँ के साइंटिस्ट होते हैं वो आपको बता देते हैं, एक रिपोर्ट दे देते हैं, उसके अनुसार आपको डालना होता है। हम यहाँ पे चालू करते हैं, जैसे कि हमारे पास भूमि पावर एडवांस है। अब भूमि पावर एडवांस का काम क्या है कि जैसे कि हमें मिट्टी को हम चाहते हैं, देखिए जब तक सीड का जो जर्मिनेशन होता है तब तक नहीं होगा अगर मिट्टी जो है कठोर होगी। मिट्टी अगर मुलायम होगी, मिट्टी की जो परत होगी बिल्कुल मुलायम होगी, तो सीड अपने आप जर्मिनेशन कर जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि सीड डोमिनेंट की एक प्रॉब्लम होती है, जो कि होता है सीड में क्या है ऊपर से एक कठोर परत बन जाती है जिसके माध्यम से सीड जो है अंकुरित नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, भूमि पावर एडवांस दिया हमने, जो भूमि को नीचे तक बिल्कुल नमी एकदम पर्याप्त मात्रा में सभी को फैला देता है, मिट्टी को भुरभुरा भी कर देता है। ठीक है, अब हम भूमि पावर एडवांस जब हम यूज करते हैं उसके बाद भूमि पावर एडवांस, एक मिनट सर, ये अपना भूमि पावर एडवांस प्लस है। ठीक है, ये हमारा ग्रेन्यूल्स में आता है, एक हमारा जो आता है वो लिक्विड में भी आता है। तो इसमें क्या है कि हम ये मात्रा यूज करते हैं ताकि मिट्टी को जो है भुरभुरापन लाया जा सके और मिट्टी में पोषक तत्व को पौधों को प्रदान कराने के लिए उनको ऊर्जा दी जा सके। एक बॉडी भी हमारी ऐसी है कि बॉडी में क्या है, जब तक हम प्रोटीन नहीं लेंगे हमारी बॉडी एनर्जी नहीं बूस्ट करती है, हमें कहीं ना कहीं से एनर्जी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह भूमि पर है, अगर पौधों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए है तो हमें भूमि पावर एडवांस प्लस को हमें देना ही पड़ेगा। इसके बाद अब भूमि पावर हमने एडवांस डाल दिया। अब हमारा क्या है कि हमने किसी भी फसल को लगाया, थोड़ा सा जर्मिनेशन हुआ, हमने देखा कि अब हम आगे क्या करना है। अधिकतर तो जो लोग खाद वगैरह यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं अधिकतर कि आपका अर्थ-रिच है या यूज करते हैं। अर्थ-रिच क्या है कि आपका जो डीएपी है यानी डायमोनियम फास्फेट, उसमें क्या है आपका कम से कम 80% नाइट्रोजन और आपका 46% जो है फास्फोरस होता है। हम उसकी जगह ये अर्थ-रिच यूज करते हैं। ये डीएपी का एज अ सिमिलर है, डीएपी की जगह हम ये अर्थ-रिच देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई नाइट्रोजन भी देना है, फास्फोरस भी देना है उसको, तो हमें ये अर्थ-रिच से ही मिल पाता है। अब हमें पता है कि फर्टी-रिच, जो हमारा ये फर्टी-रिच रखा हुआ है, फर्टी-रिच हम देते हैं, ये एक आपका देखा जाए तो बैक ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, तो ये भी खाद होता है, लेकिन पौधों को अधिक से ज़्यादा शक्ति प्रदान करने के लिए और पौधों को अपनी जगह पर स्थिरता लाने के लिए, यानी पौधा जो स्टेम जो है अगर हवा चलती है, कई बार ऐसा होता है कि पौधे के तने जो है मजबूत नहीं होते हैं, हवा चलने पर पौधा मुरझा जाता है या फिर आप देख सकते हैं कि गिर जाता है। तो ये फर्टिलाइजर देने से तना जो है मजबूती को ले लेता है और तना मजबूत होता है कि पौधा फिर फसल जो है और ये ग्रीनहाउस दोनों फसल जो है ये आपका फर्टिलाइजर ये आपको देने से फसल जो है पौधा जो है मजबूत रहता है। इसके माध्यम से क्या है कि फसल को पर्याप्त मात्रा में मजबूती मिल जाती है। अब अगर हम आगे बात करें, अब क्या होता है, अब हमारे आगे की जो क्रिया होती है हम उसमें देखते हैं। अब हमें फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देना होता है।
तो हम यहाँ पे आपकी बात करेंगे निक्को की। निक्को में क्या है 90% यानी N90-90-90 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों मात्रा में 19 का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलता है। अच्छा, यूरिया भी अगर हम जो भी खाद वगैरह यूज़ करते थे तो यूरिया में हम देखते हैं कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यूरिया हम क्यों देते हैं खाद के लिए? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अब हमें नाइट्रोजन तो देना है तो हम उसकी जगह निप्को यूज़ करते हैं। निप्को आपका 90-90-90 की उसमें आपके परसेंटेज में ये पौधों को मिल जाता है। उसके बाद अब मान के चलिए कि उसको अगर हमें आपका फास्फोरस भी देना है तो हमारा फिर ये आता है, ये निप्को हो गया आपका। एक मैजिक भी आता है, ये पोटास है, ये आपका मैजिक जो है पोटास है। यानी अगर आपको पोटास की कमी होती है तो पौधों में क्या है कि जो किनारे साइड देखते हैं कि बैगनी बैगनी कलर के धब्बे पड़ने लगते हैं, तो हम यहाँ पे मैजिक का यूज़ करते हैं, ये हमारा पोटास है। इसके बाद अगर हमें फास्फोरस की कमी होती है, यानी हम डीएपी क्यों देते हैं, डीएपी में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, उसकी पूर्ति को पूरा करने के लिए हम प्रोपो पावर देते हैं। वैसे तो हमने यहाँ अर्थरेस दे दिया डीएपी के लिए, लेकिन पोपो पावर एक अलग से ही फास्फोरस की मात्रा को देने के लिए होता है। अब हम अगर आगे बात करें, जैसे जैसे हमारा पौधा बढ़ता जाता है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि पौधों में क्या है कि एक अच्छी मात्रा में बढ़वार हो और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है उत्पादन दे सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये एग्रोमोर 80 रहता है। एग्रोमोर 80 क्या करता है कि पौधों को पर्याप्त मात्रा में भूमि से न्यूट्रिएंट्स को निकाल कर अवशोषण करके और पौधे की हर एक जगह पर उसको पहुंचाने का काम करता है। तो एग्रोमोर 80 का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब निकलते हैं कि मान लीजिए हमें पुष्प ज़्यादा चाहिए। जब तक देखिए कोई भी आपका या फिर ह्यूमिडिटी हो या फिर आपका प्लांट सेल हो, ठीक है, किसी भी प्लांट सेल में अगर डिवीजन नहीं होगा तो वो प्लांट अधूरा होगा। यानी कि अगर मात्र कोशिका जो फीमेल वर्जन है अगर नहीं होगा तो कभी भी पौधा बन ही नहीं पाएगा। यानी इसीलिए उसमें कहते हैं कि जो फूलों की मात्रा है जितनी ज़्यादा होगी आपकी पैदावार उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास आता है एक एरिटो पावर। एरिटो पावर आई थिंक यहाँ है नहीं है, तो ये है हमारा एरिटो पावर। ये क्या करता है एरिटो पावर, जैसे आपका परिस्थिति अनुकूल नहीं है पौधों के हिसाब से, तो ये क्या करता है सेल डिवीजन का काम करता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मदर पुष्प जो है उनको निकालता है और मादा पुष्प से ही अधिकतर जो है वो बीज का आपका निर्माण होता है, जो भी आपका ग्रेन्यूल्स निकलता है उसका निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करें, अब मान लीजिए आपके पौधा बढ़ गया, बढ़वार हो गई। कभी कभी क्या होता है कि आपने अगर हाइब्रिड सीड यूज नहीं किया है तो आपका क्या है कीट वगैरह रोग वगैरह उसमें स्वाभाविक बात है कि लगते ही लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें इल्ली लग जाती है, या आपका कह सकते हैं कि आपका खरपतवार तो अलग, खरपतवार का अलग हो गया, खरपतवार नासी का। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि रोग भी कई लगते हैं। तो उनके लिए हमारे पास जैसे रोग का अगर देखा जाए तो मल्टीपल जो कह सकते हैं कि मल्टी के लिए पूरा एक ही है, केवल आपका फंगी क्लेंसर नहीं है अभी। तो अब जैसे हमारा कोई भी अगर रोग लगता है तो रोग लगने के लिए हमारे पास मल्टीपल है। यानी कभी कभी मार्केट में जाते हैं तो जितने भी केमिकल्स वाले होते हैं, अच्छा केमिकल्स में एक चीज़ होती है, आप पौधों में यूज करेंगे, ठीक है, आप अगर वो जो केमिकल्स आप डाल रहे हैं अगर जरा सा भी ज़्यादा मात्रा में डल गया वो पूरे पौधों को नष्ट कर देता है। हमारे ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो प्रॉपरली पूरा ऑर्गेनिक बेस है। ऑर्गेनिक में कोई भी फसल कभी भी नुकसानदायक नहीं होती है। आपका ये फंगिक्लेन है, किसी भी रोग अगर आपका लग जाता है, चाहे वो येलो रस्ट हो, चाहे वो ब्लैक रस्ट हो, आपका कोई भी हो, ये आपका जो है वो आपका ये फंगिक्लेन उसको दूर करता है। अब इसके बाद मान लीजिए आपका रोग लग जाता है, तो रोग भी अलग अलग टाइप के होते हैं। रोग जैसे क्या है कि कुछ पौधों को चूसने वाले होते हैं, कुछ आपका देखा जाए चबाने वाले होते हैं। अच्छा, जो हमारे चूसने वाले जितने भी होते हैं उनके लिए हम अधिकतर यूज करते हैं, आपका यहाँ पे ये रखा हुआ है एक सुपर शॉट होता है, ये है आपका, ये जो सुपर शॉट है ये हम यूज करते हैं, ठीक है, कीटों के लिए। अब हम इंसेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि गन्ना वगैरह में लग जाता है हमारा रोग लगता है, उसमें एक लाल सड़न रोग होता है जो कि कह सकते हैं कि जेड माइट के माध्यम से भी लगता है, ठीक है। बॉक्सर
ये आपका हो गया बिनसेक्ट, ये बॉक्सर आपका एडवांस, ये भी आपका इंसेक्टिसाइड है। तो अब क्या है कि हमें कभी कभी क्या होता है कि हमने मान लीजिए उस पर स्प्रे किया, हमने किसी भी इंसेक्टिसाइड का जो है स्प्रे किया, तो स्प्रे क्या है पर्याप्त मात्रा में पौधों के हर एक क्षेत्र में पहुंच नहीं पाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये रहता है इफिको प्लस। ये क्या करता है, आप अगर इसकी मात्रा को मिला देते हैं तो पौधे ऑटोमेटिक ही उसको अवशोषण कर लेते हैं। जो भी आप पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं उसको ऑलरेडी ही अपने पौधों में अवशोषण करके और जड़ों के माध्यम से पहुंचाते हैं। अगर आपका अंदर भी कीट होगा वो भी आपका खत्म हो जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ आपका बढ़ता जाता है, कल्ले निकलने के लिए भी आपका है, जैसे हम यहाँ जो करते हैं पुष्प शक्ति। अब मान लीजिए हमारा कभी कभी क्या होता है कि फूल नहीं निकल रहा है, कोई आपका कमी हो जाती है, मान लीजिए आपके पुष्प नहीं निकल रहे हैं किसी, एक तो हमने बताया था एरिटो पावर जो मादा पुष्प को सेल डिवीजन करके मादा पुष्प को निकालता है, लेकिन पुष्प को बने रहने के लिए कभी कभी क्या है किसी न्यूट्रिएंट्स की ऐसी कमी हो जाती है जिसके माध्यम से जो फूल जो है वो गिरने लगता है। जब फूल गिर जाएगा आपका कभी भी उसमें कोई भी फल नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम पुष्प शक्ति देते हैं ताकि पुष्प शक्ति के माध्यम से पुष्प जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे, मजबूती के साथ टिका रहे और हमारा पुष्प जो है आगे चल के हमें फल प्रदान कर सके। इस तरीके से हमारा जो आगे का काम होता है वो पूरा होता है। आपने शायद धान लगाते हैं तो धान में हमने एक चीज़ देखी हुई है, धान में हमारा एक खैरा रोग लगता है, बहुत खैरा रोग बहुत फेमस है। तो धान के लिए क्या है, हम अधिकतर जिंक प्रो यूज करते हैं। ठीक है, आपका जिंक प्रो आता है तो जिंक प्रो के माध्यम से हम उसमें धान का दूर करते हैं। अब हमारा ये PGR10 है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक ये है जो पौधों को यानी प्लांट, इसमें अमीनो एसिड वगैरह पाया जाता है जिसके माध्यम से पौधे जो है अपना स्ट्रॉन्ग मजबूती से अपना इसके माध्यम से पौधे मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भूमि से न्यूट्रिएंट्स हैं आपका, या फिर आपका कह सकते हैं कि जो उनके उपयोग के लिए किए गए मतलब कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेते हैं, अवशोषण करते हैं। तो PGR10 हम देते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के लिए ताकि प्लांट की जो ग्रोथ हो, तना मजबूत हो, पत्तियां हरी भरी हो, प्लांट का दायरा जो है काफ़ी सीमित रहे और प्लांट मजबूती के साथ टिका रहे अपनी जगह। तो उसके लिए हम PGR10 यूज करते हैं। हमारा कृषि सब्सिडी यूज किया जाता है वहाँ पे जहाँ आपका जो कल्ले बनते हैं, कल्ले निकलते समय जो हम यूज़ करते हैं जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, जब ये निकलते हैं तो हम कृषि संजीवनी का यूज़ करते हैं वहाँ पे इस तरीके से। तो जिंक प्रो जैसा कि मैंने आपको बताया था, धान में खैरा रोग की अगर कमी हो जाती है, किसी भी चीज़ में अगर जिंक की मात्रा को अगर दिया जाता है तो हमारा ये जिंक प्रो है। जिंक प्रो से क्या है, धान का जो खैरा रोग है अधिकतर लगता है क्योंकि हमारा इंडिया में जो है वो गेहूं और धान सबसे महत्वपूर्ण फसलों में उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका जिंक प्रो एक अहम भूमिका निभाता है उसको पूरा करने के लिए। अब हम बात करें यहाँ पे एग्रो शक्ति की। एग्रो शक्ति भी आपका इतना बढ़िया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कि जिसके माध्यम से आपका फसलों में किसी भी तरह का अगर मतलब कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, ये सारा का सारा उसको पूर्ति कराता है। तो एग्रोमोर 80 आपका हो गया, एग्रो शक्ति हो गया, एरिटो पावर हो गया, ये कुछ ऐसे हैं कि जो फसलों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत अच्छा और अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यही मैं अपनी वार्तालाप को ख़त्म करता हूँ और बाकी इसका रिस्पॉन्स ऑर्गेनिक है। सरकार भी क्या है आजकल क्या है कि PM मोदी ने देखा गया है आपको कि PM मोदी ने जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पर काफ़ी काम किया हुआ है। अभी आपको पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया में जो मोदी सरकार है उसने 10,000 FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने का बात कहा था। तो उसमें क्या होता, उसने उसी लिए कहा था कि आप जो है जो प्लेन जितने भी एरिया है वहाँ 300 किसानों को इकट्ठा करिए। 300 किसानों को इकट्ठा करने के बाद आप उनसे बातचीत करिए कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे सकें। अगर एक जगह पर 300 किसान भी ये करते हैं तो आपका देखा देखी में वो किसान आगे भी काम करते हैं। वो तो उसने फंड भी दिया हुआ है। आप अपना CEO रख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर रख सकते हैं, आप अपना एक जो होम वर्क होते हैं मतलब कि वर्क बॉय होते हैं, ऑफिस बॉय, उनको भी रख सकते हैं। इसका सारा जिम्मा जो है सरकार 3 साल तक देती है। उसका कहना है आप 3 साल में एक कंपनी डेवलपमेंट कीजिए, कंपनी को चलाइए आगे। कंपनी का 3 साल तक का जिम्मा मेरा है। 3 साल के बाद जो कंपनी बनेगी वो आप 5 डायरेक्टर की रहती है। इसमें 11 डायरेक्टर होते हैं जिसमें एक फीमेल रहती है, 10 आपकी मेल रहती हैं।
अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अपना यूपी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगा। जितने भी गंगे के पास का एरिया है उसमें अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो भी आपका सरकार जो है सब्सिडी दे रही है। तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। आने वाले समय में क्या है कि आपको ऑर्गेनिक मजबूरी हो जाएगी करना, तो अभी से आप ऑर्गेनिक को लीजिए ताकि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, आपकी जनरेशन है, आपकी भूमि है, इन तीनों को सेव किया जा सके। अब आपका जब ये सेफ होंगे, आपका भूमि की उर्वरता जो है वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी और आपका जो उत्पादन है वो आपका निकलता रहेगा। तो अभी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप ऑर्गेनिक करना चालू करिए। धन्यवाद।